नमस्कार दोस्तों। लोग बोलते हैं कि पिरामिड्स तो बस एंशिएंट इजिप्ट के राजाओं की फराओं की कब्र हैं। पर अगर मैं आपको बोलूं कि इनका डिजाइन और इनका पर्पस आज के इंजीनियर्स को भी कंफ्यूज करता है, वो भी ये बात सोचने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सच में कब्र थी या फिर किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता। तो आज का डिस्कशन रहने वाला है एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन के ऊपर, इजिप्ट के मैसिव पिरामिड्स के ऊपर और उनकी ममीफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट श्याम और मैंने अपनी लाइफ के 5 साल सिर्फ इजिप्ट को समझने में लगा दिए और जो सच सामने आया वो यूट्यूब के हाफ नॉलेज वीडियो से काफी ज्यादा अलग है। दोस्तों, आप मुझे बस 10 मिनट दो, मैं एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन, पिरामिड्स, ममीफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका देखने का नजरिया पूरी तरीके से चेंज कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम एंशिएंट इजिप्ट की सैर पर निकलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो, एंशिएंट इजिप्ट कोई एक सिंपल किंगडम नहीं था, बल्कि यहाँ पर ईयर 2800 बीसी से लेकर के 300 बीसी के बीच में करीबन 31 डायनेस्टीज ने राज किया। एक डायनेस्टी में ज्यादातर एक फैमिली राज करती थी। सबसे पहले बाप, फिर बेटा, फिर पोता, और जब तक कि कोई एक वीक किंग नहीं आ जाता था तब तक इनका रूल चलता था। और जब कोई एक वीक किंग आ जाता था तो बाहर के राज्य से कोई राजा उन पर अटैक करता था और अटैक करके वहाँ पे अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश करता था और वहाँ पे एक नई डायनेस्टी चालू करता था। तो सबसे पहली डायनेस्टी के सबसे पहले किंग माने जाते हैं किंग या फिर फराओ नार्मर, जिनका टाइम पीरियड अराउंड 2800 बीसी था और इन्होंने अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट को यूनिफाई करके एक कॉमन इजिप्शियन किंगडम एस्टेब्लिश किया था। फिर 2600 बीसी के अराउंड में आते हैं फोर डायनेस्टी के फेमस किंग्स हुए किंग खुफू, किंग खाफरे, किंग मैंकुरे। आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि पिरामिड्स हमेशा से नहीं थे, बल्कि फोर डायनेस्टी के इन्हीं किंग्स ने, खुफू, खाफरे, मैंकुरे ने इजिप्ट के फेमस पिरामिड्स बनाए। बाकी पिरामिड्स के बारे में हम आगे भी अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। जैसे ही वक्त बीतता रहा, एक राजा से दूसरा राजा, एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी। दोस्तों, फिर करीबन 27th डायनेस्टी आई, जिसमें पर्शियन किंग्स आए, जिसमें किंग ज़र्क्सीस भी आए, जिनको हॉलीवुड मूवी 300 में एक विलन की तरह दिखाया गया था। हालांकि वो मूवी काफी ज्यादा फिक्शन बेस्ड थी, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल टाइमलाइन उसमें दिखाई गई है। फिर आती है 28th डायनेस्टी। 28th डायनेस्टी में इजिप्शियन किंग्स ने पर्शियंस को हरा दिया, लेकिन लास्ट 31st डायनेस्टी में फिर से पर्शियन किंग्स आए, जिसमें लास्ट रूलर हुए डेरियस द थर्ड, और ये टाइम पीरियड अराउंड 350 बीसी के अराउंड का था। 320 बीसी के अराउंड में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डेरियस थर्ड को हराकर इजिप्ट में ग्रीक एम्पायर फिर से एस्टेब्लिश किया। अलेक्जेंडर के मरने के बाद यहाँ टॉलेमी एम्पायर आया, जिसमें लास्ट रूलर थी क्वीन क्लियोपेट्रा। मुझे पता है क्लियोपेट्रा के बारे में आपने कुछ ना कुछ तो पक्का सुना होगा। पूरी टाइमलाइन मुझे पता है आपकी क्लियर नहीं होगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में एक वीडियो पहले से बना के रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन क्वीन क्लियोपेट्रा के सुसाइड के बाद में यहाँ रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ और अराउंड 30 बीसी में इजिप्ट में रोमन एम्पायर पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका था। ये तो इजिप्ट की शॉर्ट आउटलाइन सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, जो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे की बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, थोड़ी साइंटिफिक होने वाली हैं। तो अपने दिमाग को खुला रखो और वीडियो को आगे देखते रहो। दोस्तों, थर्ड डायनेस्टी तक के किंग्स अपनी मम्मी तो बनवाते थे पर पिरामिड्स नहीं बनवाते थे, बल्कि वो तो सिंपली जमीन के ऊपर अपनी कब्र बनवाते थे, जिन्हें मस्ताबा बोला जाता है। फिर फोर्थ डायनेस्टी के किंग्स आए और इन राजाओं ने सोचा आफ्टर लाइफ के बारे में, मतलब मौत के बाद के जीवन के बारे में। और वो 72 हूरों के जैसा नहीं था, इनके देवता कुछ अलग थे। तो आफ्टर लाइफ में अपने देवताओं से मिलने के लिए उनको इंस्पिरेशन मिली पिरामिड्स बनाने की, और यहीं से पिरामिड का कंसेप्ट चालू होता है। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट के अंदर ये मान्यता थी कि मौत के साथ सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि मौत तो बस एक सफर का हिस्सा है। इसलिए जब राजा मरता था तो उसका ममीफिकेशन किया जाता था, मतलब मरने के बाद में राजा की बॉडी को 70 दिन तक प्रिजर्व करके रखते थे। इसके अंदर सबसे पहले बॉडी के अंदर से सारे के सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाता था और सिर्फ हार्ट को रखा जाता था, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि दिल दिमाग से ज्यादा जरूरी है। और जब 70 दिन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता था और उनको ममीफिकेशन करने के बाद में दफनाया जाता था, तो साथ में बहुत सारा सोना, चांदी, प्रीशियस मेटल्स और बहुत सारा खाने का सामान, यहाँ तक कि बहुत सारी बियर भी रखी जाती थी, जिसको राजा अपने मौत के बाद आफ्टर लाइफ में एंजॉय कर सके। दोस्तों, ये सब थ्योरी नहीं है, बल्कि इसका प्रूफ भी मिला है। 1922 में जब बॉयकिंग तूतनखामुन की टॉम मिली थी, तो उसके अंदर बहुत सारा सोना, प्रीशियस मेटल्स और बहुत सारा उनके यूज का सामान रखा हुआ मिला था। आज भी बॉयकिंग तूतनखामुन का खजाना ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के अंदर बहुत संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो इजिप्ट की एक बहुत ही शानदार धरोहर है। आप लोग चाहे तो इजिप्ट के अंदर जाकर के म्यूजियम को चेक कर सकते हैं, और अगर वहाँ तक जाने का आपका बजट नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हैं कि उस म्यूजियम में क्या क्या रखा हुआ है, बॉयकिंग तूतनखामुन के साथ क्या क्या मिला था उसकी टॉम के अंदर। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट में फराओ राजा का होना
पिरामिड्स का बनना, पिरामिड्स में राजा की मम्मी को दफनाना, बहुत से खजाने के साथ में, ये सब चीजें बहुत लंबे टाइम तक चलती रही। लेकिन फिर बाद में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है, चोरियां। चोर आकर के उस खजाने को लूट लिया करते थे। टाइम के जीवित राजाओं ने सोचा कि ये तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उस टाइम के जीवित राजाओं ने एक नया सॉल्यूशन निकाला। अब राजाओं की मम्मी को एक नई जगह पर दफनाया जाता था, जो कि एक सीक्रेट प्लेस होती थी, जिसको आज हम वैली ऑफ किंग्स के नाम से जानते हैं। वहाँ पर भी चोरियां हुआ करती थी, लेकिन बॉय किंग तूतनखामुन की टॉम हमें वहीं से मिली, जहाँ पर उसके साथ में सारा का सारा खजाना हमें जू का त्यों मिला। और दोस्तों यही कारण है कि पिरामिड के अंदर से खजाने हमें नहीं मिले, पर वैली ऑफ किंग्स के अंदर से कुछ राजाओं के खजाने हमें मिले हैं। तो दोस्तों ये तो पिरामिड्स के बारे में मोटी मोटी बात हुई। अब टेक्निकल बातों पे आते हैं। देखो दोस्तों 2800 बीसी के अराउंड यहाँ इजिप्ट में फर्स्ट डायनेस्टी आई। फर्स्ट डायनेस्टी से थर्ड डायनेस्टी तक के फराओ राजा अपनी कब्र जमीन पर ही बनवाते थे, जिसे हम सब मस्ताबा नाम से जानते हैं। थर्ड डायनेस्टी में लेटली पिरामिड बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, जिसमें जोसर नाम के फराओ राजा ने सबसे पहला पिरामिड बनवाया। इसकी हाइट तकरीबन 60 मीटर थी और ये देखने में एक मल्टी स्टोरी वेडिंग केक जैसा दिखता था। 2650 बीसी के अराउंड फिर फोर्थ डायनेस्टी में सबसे पहले फराओ किंग स्नेफेरू आए, जिन्होंने बेंट पिरामिड बनवाया। फिर स्नेफेरू के बेटे फराओ खुफू ने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनवाया। इसकी हाइट तकरीबन 146 मीटर थी। खुफू के बेटे खाफरे ने ग्रेट पिरामिड के राइट साइड वाला पिरामिड बनवाया, जिसकी हाइट 142 मीटर तक थी। और खाफरे के बेटे मेनक्यूरे ने सबसे राइट साइड वाला पिरामिड बनवाया, जिसकी हाइट केवल 60 मीटर की थी। ऐसे पिरामिड्स की हाइट घटती चली गई और सिक्स्थ डायनेस्टी तक पिरामिड बिल्डिंग पूरी तरीके से बंद हो चुका था और वक्त बीतने के साथ इनका सही से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। बाद में इनमें चोरियां होने लगी और राजा के टॉम चैम्बर से चोर खजाना चुरा कर ले जाते थे। ये सिलसिला करीबन 17 डायनेस्टी तक चलता रहा, लेकिन 18 डायनेस्टी से राजवंशों ने इजिप्ट के लग्जर एरिया में वैली ऑफ किंग्स नाम की एक सीक्रेट जगह बनाई और यहीं पर फराओ राजाओं ने अपनी मम्मी को दफनाने का आदेश दिया। पर देखो दोस्तों फिर भी ज्यादातर टॉम से खजाना चोरी हो गया। बस 18 डायनेस्टी के बॉय किंग तूतनखामुन की टॉम से ही उनका खजाना मिला। दोस्तों अब बात करते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े अजूबों के बारे में। हाँ आप सही सोच रहे हो, पिरामिड्स के बारे में। इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड नील नदी के पास गीजा नामक जगह पर सिचुएटेड है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रेट पिरामिड बाकी दोनों पिरामिड के लेफ्ट में सिचुएटेड है और इसे फराओ स्नेफेरू के बेटे खुफू ने बनवाया था। फराओ खुफू के बेटे खाफरे ने मिडिल वाला पिरामिड बनवाया और फराओ खाफरे के बेटे मेनक्यूरे ने राइट साइड वाला सबसे छोटा पिरामिड बनवाया था। दोस्तों क्या तुम्हें पता है, फराओ खुफू ने ग्रेट पिरामिड को बनवाने में करीबन 25 साल का वक्त लगाया था और इसे बनाने में 30,000 से ज्यादा वर्कर्स ने अपना योगदान दिया था। ग्रेट पिरामिड को बनाने में करीबन 23 लाख चूने पत्थर यानी कि लाइमस्टोन ब्लॉक्स का यूज किया गया था और इस लाइमस्टोन को गीजा से 800 किलोमीटर दूर इजिप्ट के असवान नामक शहर से लाया गया था। 23 लाख ब्लॉक दोस्तों, जिनमें इन ब्लॉक्स का वेट 2 टन से लेकर 20 टन तक का है। एवरेज पकड़े तो हर ब्लॉक करीबन 3 टन तक का बनता है। दोस्तों जब आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने सभी ब्लॉक्स का वजन टोटल किया और एवरेज लगाया कि गीजा के पिरामिड का वेट कितना बनेगा, तो वो करीबन 60 लाख टन तक आया। रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूँ, आजकल के टाइम की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टोटल वेट भी 6 लाख टन ही बनता है, यानी कि बुर्ज खलीफा बिल्डिंग से 10 गुना ज्यादा भारी। जरा सोचो, बिना क्रेन्स बिना किसी मॉडर्न मशीनरी की हेल्प के इतने भारी ब्लॉक्स को कैसे उठाया गया होगा और कैसे सेट किया गया होगा, क्योंकि ये एकदम ज्योमेट्रिक प्रिसीजन के साथ लगाए गए हैं। ये आज के साइंटिस्टों के लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली है। वेट तो हमने इसका देखा, अब हाइट की बात करते हैं। ग्रेट पिरामिड की हाइट 146 मीटर्स है, मतलब करीबन एक मॉडर्न 25 मंजिला इमारत के जितने बराबर। सोचो जब बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी तब ये कितनी दूर से दिखाई देता होगा। मॉडर्न साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि करीबन ये 10 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस से दिखाई देने लगता था। दोस्तों 2600 बीसी से 1400 एडी यानी कि करीबन 4000 सालों तक ग्रेट पिरामिड दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनकर रहा। फिर 14th सेंचुरी एडी में एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया, एक नई बिल्डिंग बनाई गई जिसका नाम था लिंकन कैथेड्रल चर्च, जो कि इंग्लैंड में बनाई गई और इसकी हाइट 150 मीटर थी, यानी कि ग्रेट पिरामिड से बड़ा। और इसी के साथ में ग्रेट पिरामिड दूसरे नंबर पर आ चुका था और पहले नंबर पर लिंकन कैथेड्रल चर्च ऑफ इंग्लैंड। लेकिन मात्र 200 साल के अंदर यानी 16th सेंचुरी में लिंकन कैथेड्रल चर्च का ऊपर का हिस्सा टूट करके एक तूफान में गिर गया और फिर से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनकर रहा। दोस्तों यही नहीं, पिरामिड से जुड़ी और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमको हैरान करती रहती हैं और इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि या तो पुराने सिविलाइजेशनल लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे या फिर सच में ग्रेट पिरामिड
पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए एलियन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया था। दोस्तों, मैं एलियंस पर विश्वास नहीं करता, पर वो पुराने इजिप्शियन सिविलाइजेशनल लोग एडवांस तो थे और उनको कुछ तो ऐसा पता था जो हम लोगों को आज भी नहीं पता। इन पिरामिड्स को बनाने का पर्पस आज भी काफी ज्यादा डिबेटेबल है। कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरी डायमेंशन के साथ कांटेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ राजाओं की कब्र थी। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बताइए किस वजह से ये पिरामिड्स बनाए गए होंगे। दोस्तों, पर रिसर्च आज भी चालू है और मुझे पक्का यकीन है कि हमें एक न एक दिन एक्यूरेट आंसर्स पक्का मिलेंगे। आप पिरामिड थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ और मैं सबके कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ और इंटरेक्ट भी करता हूँ। और जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगर गीजा के पिरामिड्स को हम एक बार रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में सोचें तो कितना खर्चा आएगा। रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में करीबन 3000 करोड़ का खर्चा आया और बुर्ज खलीफा को बनाने में करीबन 15000 करोड़ का। तो गीजा के पिरामिड्स को बनाने में करीबन कितने का खर्चा आएगा? जो भी सही आंसर होगा उसको मैं लाइक करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री एपिसोड में। बाय बाय।